Morning everyone. This is Ram sir. Welcome to you all in Varuna Academy. And going to start today's class Organic Chemistry, General Organic Chemistry. हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें आज कुछ पहले क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है हर तरीके का क्वेश्चन मैंने आज लिया हुआ है, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं लिया है बट कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चंस को पहले लिख लिया है ताकि आप आसानी से जो है उसका सोल्यूशन हम जो है वो कर सकें, ठीक है। बिल्कुल, मैंने क्वेश्चन नोट किया है। अभी तो मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लिया है, ठीक है। तो इनमें से हम लोग, मुझे लगता है कि कोई भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आप लोग बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस मैंने लिया है ताकि क्या हो, आपको वहाँ पे भी सॉल्व करना ना पड़े और यहीं से काम हो जाए। ड्रा एक्सपेंडेड फॉर्म्स, फॉर्म ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स का एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना है, ठीक है। हमने जैसा कि पहले बताया था, एक्सपेंडेड फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले ओपन फॉर्म आप कर लो, है ना। बिल्कुल, ओपन फॉर्म करते ही बड़े आराम से हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म बना सकते हैं। इसका ओपन फॉर्म कैसे बनेगा, मैं सामने लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। CH3, ठीक, यहां CH2 है यानी सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया। सिंगल बॉन्ड CO का मतलब बताया है ना, C डबल बॉन्ड O हो गया। सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, फिर आपका CH3 हो गया, ठीक है। ये आपका कुछ कंपाउंड है सामने आपके, ठीक है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, बताया हुआ है मैंने, है। इसको काम करिए, इसको ओपन कर लीजिए, यानी जितने हाइड्रोजन है सबको बॉन्ड से लगा लीजिए, ठीक। ये हो गया सिंगल बॉन्ड C और ये H2 हो गया, और ये C डबल बॉन्ड O हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, और ये आपका फाइनली CH3 हो गया। मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं है ना। तो ये पहला मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म बनाया। सेकंड की हम बात करते हैं B, ये आपका A हो गया। अगर हम B की बात करें तो B का पहले ओपन फॉर्म लिखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और देखिए CH2 का होल थ्राइस लगा हुआ है। तो CH2 होल थ्राइस का मतलब 3 बार CH2 हमें सामने लगाना है ना, ठीक है। तो ये एक CH2 हो गया, सेकेंड CH2, थर्ड CH2, ठीक। और देन आफ्टर दैट CH3 फाइनली लास्ट में है, CH3 हो गया। ये कौन सा फॉर्म बना बोलो भाई, ये आपका ओपन फॉर्म हो गया। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, सारे हाइड्रोजन ओपन कर दीजिए, ठीक। तो ये CH3 हमारा हो गया, देखिए ये CH3 हो गया। सारे सिंपल क्वेश्चन है बट ठीक है, कर लेते हैं, प्रैक्टिस में रहेगा, अच्छा ही हमारे लिए, है ना, ठीक है। फिर कॉन्फिडेंस जनरेट होता है बेटा क्वेश्चंस करने से ना। कभी भी किसी क्वेश्चन को ध्यान दो, क्वेश्चन की दो ही वैरायटी होती है, या तो क्वेश्चन इजी होता है, सॉरी, या तो क्वेश्चन अच्छा होता है, या तो क्वेश्चन टफ होता है, याद रखना। बिल्कुल, क्वेश्चन या तो अच्छा होगा, अगर आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो फिर अच्छे क्वेश्चंस हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, यानी आपने पढ़ाई की है तो वो क्वेश्चन सारे क्या हो गए, अच्छे हो गए। और क्वेश्चन क्या होता है, टफ बन सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, अनंत है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, जो कि आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि नॉर्मल सिलेबस उसको जो है गवर्न नहीं कर पाता, तो वो टफ हो सकता है। ये क्वेश्चन भाई सारे अगर आपको आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन सारे आपको, आपने पढ़े हैं इसलिए आ रहे हैं। क्योंकि एक इजी क्वेश्चन भी जो होता है, अगर बच्चा नहीं पढ़ा है तो नहीं आता, वो टफ बन जाता है। तो देयर आर ओनली 2 वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, वन ऑफ द गुड एंड सेकंड वन, जो बोलिएगा सेकंड क्या होता है आपका, पहला तो गुड होता है, दूसरा टफ होता है। सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने पढ़ाई की है, इस वजह से आ रहे हैं। क्योंकि होता क्या, बच्चे बोलते हैं सर पेपर बहुत ईजी था। तो ईजी का मतलब क्या होता है कि पेपर क्या स्टैंडर्ड का नहीं था, यहां पे एक प्रॉब्लम आती है, माना क्या स्टैंडर्ड का नहीं था, जी नहीं, बहुत सारे बच्चे उसमें भी हैं जो कि बहुत लेस देन फेल हैं। क्यों फेल हैं, अगर इजी था तो वो भी पास होने चाहिए थे, नहीं पढ़ा उन्होंने, ठीक। तो आप जब पढ़ाई करते हो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये जरूर दिमाग में लेके चलो, अगर हमें पूरा पेपर आ रहा है तो इसका मतलब पेपर नहीं कमी है, आपने पढ़ाई किया है। क्वेश्चंस इजी नहीं है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अपने में खराब नहीं होता, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। आपको आ रहा है तो अच्छा होता है। चलिए ध्यान दो, इसको कैसे कर सकते हैं, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये हो गया आपका, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, जो भी है सब हम लोग आराम से करते हैं, ताकि जो है तो इजी। देखो भाई CH के बाद CH2 मैंने ओपन कर दिया, फिर से नेक्स्ट CH2 मैंने ओपन कर दिया, एक और CH2 ओपन कर दिया, ठीक, और लास्ट में CH3 मैंने ओपन कर दिया। होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, प्लीज इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैंने कंप्लीट कर दिया। ध्यान दीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन भी आप चाहो तो वो कर सकते हो, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये पहला क्वेश्चन तक पूरा पूरा है ना, ठीक है, तो थोड़ा जगह हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्या बेटा, ड्रा बॉन्ड लाइन फॉर्म, ठीक है, या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर इसका हमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है इसका, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, क्या ये कंडेंस्ड फॉर्म में है, बोलो, इज इट इन द कंडेंस्ड फॉर्म। इसको भी कंडेंस्ड फॉर्म बनाया जा सकता है, कैसे बना सकते हो बोलो, अगर इसको बनाना हो कंडेंस्ड फॉर्म, एक सेकेंड, OH CH2 कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, तो क्या लिख सकते हैं, CH2 होल थ्राइस लिख सकते हैं, है ना। फिर क्या है CH, फिर ये देखो ये आपका CH है ना, ठीक है, कोई नहीं, CH3, इन दोनों को सेपरेट ही रहने दो, CH और ये CH3 दोनों एक साथ में मर्ज करके आप क्या कर सकते हो, CH3 होल ट्वाइस। समझ में आया कि नहीं, देखो CH3 मर्ज करके CH3 का होल ट्वाइस कर दिया CH पे, और CH CH3 कर दिया, ये आपका ही है, और इनका जो है तीनों एक साथ में कर दिया, ये कंडेंस्ड फॉर्म है। इसका कंडेंस्ड फॉर्म कंप्लीटली, ये भी अपने में दिख तो रहा है कंडेंस्ड, बट ये भी और चीजें मर्ज हो सकती हैं एक साथ में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका हमें क्या करना है, ओपन फॉर्म बनाना है। तो ओपन फॉर्म कैसे बनेगा, OH CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, बना लेते हैं ओपन फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3। नेक्स्ट आपका CH CH3 आपका ब्रांच में लगा देते हैं, फिर सामने CH है, इस CH से 2 CH3 है, तो एक सामने कर दीजिए और एक नीचे कर दीजिए, ठीक। तो हमारा इससे ये कौन सा फॉर्म था बोलो, कंडेंस्ड फॉर्म बना, इससे कौन सा फॉर्म बना बोलो, ओपन फॉर्म। अब ओपन फॉर्म की हेल्प से क्या बनाना है, बॉन्ड लाइन फॉर्म, ठीक। सबसे पहले OH है, तो आपको पता है OH हमें दिखाना पड़ेगा, ये हमारा पहला कार्बन स्टार्ट हुआ, क्योंकि बताया हुआ है फंक्शनल ग्रुप को आपको दिखाना पड़ता है, केवल कार्बन हाइड्रोजन को हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में एडजस्ट करते हैं, यानी उनको नहीं दिखाना पड़ता है, वो अंडरस्टूड होते हैं, है ना। जितने भी लाइन जंक्शंस होते हैं वो कार्बन होते हैं, कार्बन की वैलेंसी क्या होता है, बॉन्ड के अलावा किससे सेटिस्फाई की जाती है, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई की जाती है। कितने बॉन्ड कार्बन से जुड़ने चाहिए, 4 जुड़ने चाहिए, है ना, क्यों, क्योंकि उनकी वैलेंसी 4 होती है। बेटा यहां से OH हो गया, OH से ये कार्बन जुड़ा, भाई देखो ये कार्बन हो गया, फिर ये दूसरा वाला कार्बन हो गया, देखते रहिए, देखो गड़बड़ यही होता है, हम लोग एक लाइन कम बना देते हैं। फिर ये देखो नेक्स्ट कार्बन हुआ, ठीक, फिर ये वाला कार्बन हुआ, देखो CH के नीचे एक ब्रांच है CH3, आपने एक बॉन्ड लगा दिया तो ये CH3 हो गया। अब कार्बन CH3 लगाओगे ना, ऑटोमेटिकली आप लिखोगे जब इसको ओपन करोगे, तो यहाँ कार्बन फिर 3 हाइड्रोजन लग जाएगा, क्योंकि एक ही बॉन्ड लगा है, तो ये हो गया। अब CH किससे लगा है, अगले CH से लगा है, इस CH से भी क्या लगा हुआ है, CH3, तो एक पहाड़ और बना दो। ध्यान देना, पहाड़ के ऊपर ही बनाना, थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लगता है, बिल्कुल नीचे भी बनाते हो गड़बड़ नहीं है। फिर ये सामने क्या है, CH के बाद CH3, तो देखो जितने भी टर्मिनल होते हैं वो सारे के सारे CH3 ही है, ये भी ये भी ये भी, वही कहानी तो है यहाँ पे। तो ये कौन सा फॉर्म क्रिएट हो गया बेटा, बॉन्ड लाइन फॉर्म क्रिएट हुआ। अब इसकी हम बात करें, इसका कंडेंस्ड फॉर्म अगर हमें पहले बनाना हो, पहले कंडेंस्ड फॉर्म भी आप लोग को बना देते हैं। वैसे ओपन फॉर्म में खुद लिखा हुआ है, ठीक है, ओपन फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ओपन फॉर्म नहीं करना है, डायरेक्ट इसको कंडेंस्ड फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, CHOH, ठीक। CN कितने हैं बोलो, देखो दिख रहा है ना, CN 2 हैं, तो लिख सकते हैं CN होल ट्वाइस। ये कौन सा फॉर्म हुआ, कंडेंस्ड फॉर्म हुआ। इसका बॉन्ड लाइन फॉर्म कैसे बनेगा, ध्यान दो, N ट्रिपल बॉन्ड C, तो N तो भैया दिखाना पड़ेगा, N ट्रिपल बॉन्ड C। अब C नहीं दिखाना है, अंडरस्टूड है, C इज अंडरस्टूड, ये हो गया C। आगे क्या लगा हुआ, CH, ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिए, ये आपका जो कार्बन हुआ ये CH बन गया। इससे क्या लगा है, OH दिखाना पड़ेगा, OH मैंने बना लिया, ठीक है। CH से आगे क्या लगा है, C, सिंगल बॉन्ड ही है, C मैंने लगा दिया। अब फिर से क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसको आप ट्रिपल बॉन्ड N दिखा दीजिए, बन गया कि नहीं भाई, N ये C हो गया। यहां कोई हाइड्रोजन नहीं, क्यों, क्योंकि 4 बॉन्ड तो पहले से, यहां पे भी 4 बॉन्ड पहले से, ये कार्बन, यहां एक हाइड्रोजन, देखो एक हाइड्रोजन है भी यहां भी, ठीक है। तो आपको केवल कार्बन बनाना होता है, देखो ये कार्बन बनाया मैंने, हाइड्रोजन नहीं लिखा, कार्बन नहीं लिखा, अंडरस्टूड है CH है। ये मैंने देखो यहाँ पे टर्न इस तरीके से किया, तो ये कार्बन ही है और कुछ नहीं लिखा, अंडरस्टूड है, ये भी कार्बन है, अंडरस्टूड है, और आपकी वैलेंसी भी कंप्लीट है। नाइट्रोजन दिखाना पड़ेगा तभी आपका CN पता चलेगा। OH को भी कंप्लीटली दिखाना पड़ेगा, OH को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि O और H के भी बीच में बॉन्ड होता है, तो बट इसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि O और ऐसे सिंगल बॉन्ड लिख करके छोड़ दोगे तो ये CH3 हो जाएगा भाई, C और इस तरीके से हो जाएगा 3 हाइड्रोजन, बट आप H लगा दोगे तो क्लियर हो गया ये OH ही है, ठीक। तो मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों, इजी क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया।
ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। हाँ, अब ये हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉज करके इसको भी नोट कर लिया होगा। सारी चीजें पढ़ाई जो जो पढ़ाया है मैंने, बस उन्हीं की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। इन कंपाउंड की बात करते हैं, सिग्मा पाई कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहला ये कंपाउंड है तो ओपन फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले H, ठीक है। ओपन फॉर्म क्या एक्सपेंडेड लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ जाओगे ना भाई, अब तो आ गया है ना, इतने एग्जांपल्स मैंने किए हैं, हम लोगों तो इससे टफ किया है ना। H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, अब देखो CH है तो सिंगल बॉन्ड C और H ऐसे होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड C और फिर से H लगा हुआ है, ये H लगा दिया, फिर ये सामने CH3 लगा हुआ है, ठीक। अब बोला जा रहा है आपको ओवरऑल सिग्मा और पाई कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन आता है बच्चों, ध्यान देना, ठीक। तो सिग्मा पाई का मैंने एक तरीका बताया है कैसे पहचानते हैं, है ना, बहुत आसान है सिग्मा पाई को पहचानना। देखो, दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है बच्चों, वो हमेशा सिग्मा होता है। ऑलवेज फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन एनी टू एटम्स इज सिग्मा, ठीक है। हमेशा पहला बॉन्ड जो होगा किसी भी दो एटम के बीच में, वो हमेशा क्या होगा, सिग्मा होगा। एंड द सेकेंड थिंग, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम इज ऑलवेज 1। दो एटम के बीच में जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है वो हमेशा एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। पहला बॉन्ड सिग्मा ही होगा और जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा दो के बीच में, वो हमेशा 1 होगा, यही कंडीशन है इसकी, ठीक। तो बाकी के बॉन्ड क्या होंगे, पाई होंगे, ठीक। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे मैं बात करूं तो एक सिग्मा यहां मिला, एक सिग्मा यहां मिला, एक यहां मिला, एक यहां मिला, यहां मिला, यहां मिला, यहां, ऐसे आपका 3 जगह और मिल गया। हाइड्रोजन का मतलब याद रखना सिग्मा, आगे से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है आप हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और 1 बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा ही होगा, इसलिए हाइड्रोजन को एज अ सिग्मा आप मान सकते हो, है ना, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां कितना बॉन्ड बचा, 2 बचा, तो पाई पाई, ये भी पाई, और तो कहीं है नहीं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की, ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं बोलो, 3 पाई। समझ में आया ना, 2 यहां से मिले, एक यहां से मिले। ओवरऑल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स की बात कर लें तो ये 10 सिग्मा हो गया, ठीक है। तो एक कैलकुलेट करने का तरीका आपको मालूम पड़ा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये वाला आप खुद से करिएगा, ठीक है, ये वाला खुद से करिएगा, मैं टॉलुइन करा देता हूं। आप समझ रहे हो, इसको कर लोगे ना खुद से, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH3। मैं टॉलुइन की बात कर लेता हूं, ठीक है। तो ये आपका टॉलुइन का, अब देखो टॉलुइन डायरेक्ट दे दिया, कंपाउंड भी नहीं दिया, तो टॉलुइन का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखो बेंजीन होता है, बेंजीन पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक CH3 ग्रुप लगा होता है, ये टॉलुइन है, ऐसे आ गया एग्जाम में। इसको कैलकुलेट करो कितने सिग्मा कितने पाई है, तो पाई तो साफ साफ नजर आ रहा है। अगर हम पाई की बात करें, कितने पाई हैं, 3 पाई, ठीक है। पाई कितने हैं बोलो, 3। सिग्मा कितने हैं, सिग्मा में बच्चे गलती करते हैं, क्या करना पड़ेगा, पहले आप इसको ओपन फॉर्म में कर लो, यानी जितने भी आपको ये नजर आ रहे हैं लाइन जंक्शन, वो सारे के सारे क्या है, कार्बन है ना। जो एंड नजर आ रही है सारे के सारे क्या है, कार्बन है, ठीक। ये कार्बन कितने बॉन्ड से लगा है बोलो, जल्दी बोलो, 3 से लगा है। 3 हाइड्रोजन से और लगना है, मतलब लगा तो 1 से है, तो इसलिए 3 से और लगेगा, तो ये CH3 हो गया। ये कार्बन कितने से लगा है बोलो, ये कार्बन कितने बॉन्ड से लगा है, तो आपका आंसर आएगा 4। देखो 1 2 3 और ये पाई 4, तो यहां एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। ये कार्बन कितने से लगा है, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन यहां पे हो जाएगा, ठीक है। ये कार्बन कितने बॉन्ड से लगा है बोलो, 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन। ऐसे ये कार्बन भी आपका, जितने भी बाकी के हैं कार्बन बेंजीन के, वो 3 से लगे होते हैं, तो एवरीवेयर देयर इज 1 हाइड्रोजन, ठीक। अब ध्यान दो, सिग्मा बॉन्ड हमें कैलकुलेट करना है, तो सिग्मा बॉन्ड है कहां कहां, 3 तो यहां से मिला, एक यहां से मिला, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 ये भी हो गया। अब सिग्मा बॉन्ड और कहां है, ये भी तो कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिग्मा ही है बच्चों, देखो ये भी तो सारे सिग्मा ही है भैया, ठीक है। तो कितने निकल के आए, थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कोई नहीं, एक क्वेश्चन और करा दूंगा। 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 के बाद इधर मैं ले रहा हूं 5 6
7 8 9 10, ये भी बेटा आपका होगा ना 11 12 13 14 15, ठीक, 15 सिग्मा। एक बार कैलकुलेट कर दें वापस से। और इजीएस्ट तरीका, कितने हाइड्रोजन है बोलो, 3 2 5 6 7 8, 8 तो हाइड्रोजन से आ गए, और बाकी के 7 देखो, 1 यहां से मिल रहा है और 6 आपका रिंग से मिल रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 7 यहां मिल गया, मतलब एक तो टॉलुइन वाला ये है सिग्मा, और ये आपका जो है 6 यहां रिंग से मिल गया, 6 एक 7 हो गया, और 6 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन से मिल गया, तो ओवरऑल कितने हो गए, 15 हो गए, ठीक है। तो ये एक आपका है। एक आपको सिंपल वाला और भी दे दूं, ठीक है, ताकि आपको आना चाहिए। ठीक है, सिग्मा पाई कितने हैं इसमें, ठीक है, तो कितने सिग्मा पाई हैं बोलो। पाई तो साफ साफ नजर आ रहा है, पाई कितने हैं, 2 यहां से मिल गए, 1 यहां से मिल गया, तो 3 पाई हो गया। सिग्मा कितने हैं, अब पहले तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, कार्बन 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 कार्बन, 6 तो सामने दिख रहे हैं सिग्मा, बट हाइड्रोजन कितने वही काउंट कर लो बस। यहां कितना लगेगा, 1 हाइड्रोजन, यहां कितना लगेगा 1 हाइड्रोजन, यहां कितना लगेगा 2 हाइड्रोजन। भाई यहां तो 2 ही बॉन्ड से लगा है ना, तो 2 हाइड्रोजन लगेगा। यहां कितने बॉन्ड से लगा है, 4, तो एक भी नहीं लगेगा। यहां कितने से लगा है, 4, भाई 3 ये हो गया, एक सामने 4 हो गया। ये कितने से लगा है, 2 से लगा है, तो यहां पे कितने लगेंगे बोलो, यहां पे भी 2 लगेंगे, ठीक। तो आपको कितना निकल के आया बोलो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो हाइड्रोजन और 6 तो रिंग के हो गए, तो ओवरऑल सिग्मा कितना हो जाएगा बोलो बेटा आपका, 6 6 12 हो गया, यानी 12 सिग्मा हो गया, ठीक। तो ये कैलकुलेट करने का तरीका है, आता है एग्जाम में, 11th के एनुअल में टीचर्स जरूर देते हैं। 11th में होता क्या है बेटा ना, ठीक है, लास्ट में आपको पता होगा, ब्लूप्रिंट 11th में सबसे ज्यादा लास्ट में लगभग 30 मार्क्स का इन्हीं 2 चैप्टर से रहता है। जैसे 70 मार्क्स का एनुअल एग्जाम होता है लगभग स्कूल्स में, है ना, इवन 30 या 30 16 16 32 ऐसा करके ब्लूप्रिंट मिलता है। तो ये दोनों चैप्टर अपने में बहुत बड़े हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दोनों चैप्टर पे अगर आपने पकड़ बना ली तो कोई भी ताकत दुनिया के आपको रोक नहीं सकती ऑर्गेनिक को अच्छी तरीके से सीखने से, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर्स पे मैं समय जरूर लूंगा, बट ये है कि कहीं से कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, और बड़े आराम से आपका एक अच्छा लेवल बनेगा और अच्छी पकड़ बनेगी बेटा सब्जेक्ट पे, केवल आपको बने रहना है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, आपको जो है साथ देना है, आपको पढ़ते रहना है, जो भी लेक्चर्स पढ़ रहे हैं उनको, ठीक है। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा ना, ठीक है। तो हमारा ये सिग्मा तक कहानी खत्म हो चुका, ठीक है, सिग्मा पाई कैलकुलेट करने तक का। मुझे लगता है अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ा दिया है, हमने कहा कि जो भी अभी तक पढ़ाया उन सबके क्वेश्चंस ले लें ताकि बच्चे कर पा रहे कि नहीं। बेटा अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, किसका निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान देना, कार्बन का निकालना है, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ठीक है। जो कार्बन एटम्स हैं बस उनका निकालना है, ठीक है, बिल्कुल। और इसका लास्ट में आपको जो है बॉन्ड लाइन टू ओपन फॉर्म करना है, तो बस इसको भी 2 मिनट तो लगेगा, ठीक है। इसकी हम बात करें बेटा, तो ए की बात करें, क्या हो जाएगा, H सिंगल बॉन्ड C, ठीक, डबल बॉन्ड O, फिर हो जाएगा NH2, ठीक है, ये NH2 हो गया बेटा, ठीक है। हमें कार्बन का निकालना है। इस कार्बन, मैंने कहा था ना सिस्टम क्या करना है, एक सर्कल बना लेना है। इस सर्कल में कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं बोलो, यहां से एक मिला, एक यहां से मिला, और इन दोनों में तो एक ही सिग्मा होगा, ऐसा नहीं कि यही वाला होगा, कोई भी एक, बट फर्स्ट सिग्मा ही होगा। तो ओवरऑल सिग्मा कितने निकल के आए, 3 सिग्मा। पहला ऑर्बिटल कौन सा होता है, S में टोटल पहला सबसेल S होता है, सबसेल में जो है S सबसेल में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, 1। फिर P होता है, P में कितने होते हैं बोलो, P में कितने होते हैं, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स P सबसेल में। तो आपका देखो टोटल सिग्मा कितना है, 3 है। एक सिग्मा में कितने इलेक्ट्रॉन बोलो, एक सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन। एक पाई में कितने इलेक्ट्रॉन, एक पाई में भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी जितने बॉन्ड होते हैं सब में 2 इलेक्ट्रॉन। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2, तो एक सिग्मा एक ऑर्बिटल में ही आएगा ना, यानी एक सिग्मा एक ही ऑर्बिटल में आएगा। तो टोटल आपका क्या आ रहा है बेटा, आपका देख सकते हो, एक आपका जो है ये S1 हो गया और P2 हो गया, तो ये अंडरस्टूड है sp2, ठीक है ना। तो आप ये बनाओ या ना बनाओ, डायरेक्टली आप सिग्मा से मैंने तरीका बताया है वो कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि आप सोचो कि 2 इलेक्ट्रॉन सर एक ऑर्बिटल में भर जाते हैं तो 2 सिग्मा भर दे, क्योंकि एक सिग्मा ही 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ठीक है। तो ये कहानी है, sp2 हो गया। अब ध्यान तो नेक्स्ट क्या है आपका, ये है, इसको भी ओपन करके लिख लिया जाए, CH3, ठीक है, H3 हो गया, देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH हो गया बेटा, फिर डबल बॉन्ड आपका CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। ये मैं सोचिएगा सर इजी क्वेश्चंस लाए हैं,
ठीक है, अभी हमने यही टॉपिक ही पढ़ाया है तो इन्हीं के क्वेश्चंस लेके आए। इनके क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आते हैं तो इजी ही लगेंगे, है ना, बिल्कुल। तो अभी टफ भी क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल हम कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, हम जो है कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाले ही नहीं है। तो फिर तो इजी आए चाहे टफ आए, ध्यान दो मैंने कहा था ना, आप चाह लो किसी चीज को समझना और टीचर चाह ले किसी चीज को समझाना, तो टफ से टफ चीज आसान लगेगी, उस चीज की औकात नहीं कि आपको समझ में ना आए, याद रखना बच्चों, ठीक है। तो ध्यान देना, ये हमने कहा। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की। यहां पे कार्बन है 1 2, अब देखो ये ओवरऑल कितने आ रहे हैं, 4 सिग्मा, हम डायरेक्टली लिखेंगे sp3। अब हम वो सब कहानी नहीं करने वाले। यहां पे कितने सिग्मा है बोलो भाई, 1 2 3, तो ये हो गया आपका 3 सिग्मा, तो ये हो जाएगा बेटा sp2, ठीक है, बिल्कुल। अगर इसकी हम बात करें, यहाँ पे कितने सिग्मा आ रहे हैं, 1 2 3, तो वापस से क्या हो जाएगा भाई, 1 सिग्मा 2 सिग्मा एक यहाँ से, तो क्या हो जाएगा sp2। इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन पे तो एक तो बगल से मिल रहा है, बट इसमें से भी एक ही मिलेगा, तो कितना आया बोलो इसका, sp, ठीक। तो ये कहानी हो गई हाइब्रिडाइजेशन की, इसको भी नोट कर लीजिएगा। मूविंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन डियर चिल्ड्रेन, मूविंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसको बस करना क्या है, ओपन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा मुझसे इरेज हो गया, बट ठीक है मैं बना दे रहा हूं, ठीक है, हो गया। क्या करना है, इसको ओपन फॉर्म में करना है, ठीक है। तो मैं ये बना लेता हूं, कुछ ये है आपका एक क्वेश्चन। ओपन फॉर्म करना क्या है, हर जगह कार्बन ही है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, है ना, ये सारे कार्बन ही तो हैं। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये कार्बन और ये कार्बन हो गया, CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ नहीं लगेगा, CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। तो पहले का ये बन गया। इसमें ध्यान दो, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। इसको भी डायरेक्ट अगर हम बात करें, यहीं पे अगर हम बनाना चाहें तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, है ना, बस हो गया काम। भाई ये भी तो एक कार्बन है, देखो ट्रिपल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड हुआ, तो हर हाल में कहीं ना कहीं ये ज्वाइंट है, ठीक। तो ये कार्बन है, यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ एक भी नहीं, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, हो गया काम, ठीक है। इसको कहते कैसे लिख सकते हो बोलो, इसको लिख सकते हो आप CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3, बोलो भाई, लिख सकते हैं, हो गया। लास्ट वाला देख लीजिएगा, इसकी हम बात कर लें, ये जो आपका है ये, ठीक है। तो बच्चों आसान लगा ना, मजा आया है ना, क्योंकि आज क्वेश्चंस हम लोग किए हैं, अभी तक जितने भी टॉपिक थे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों, देख सकते हो आप, है ना, ठीक है। कितने बॉन्ड है, 3 1 2 2 2 2, ठीक है ना, ये हो गया। हमने सारे क्वेश्चंस अभी तक जितने भी टॉपिक हमने जीओसी में पढ़े थे, हर तरीके के क्वेश्चंस को कर लिया, एक कॉन्फिडेंस आया होगा, मजा आया होगा, सारे क्वेश्चंस हम लोग को आ रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, होप सबको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप, आज हम बात करेंगे, और उसके बाद होमोलॉगस सीरीज की हम बात करेंगे, ठीक। फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। तो आज हम देखते हैं जितना आगे बढ़ा पाएंगे, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि नॉमेनक्लेचर तो अगले ही वीडियो में होगा, बट फिर भी जो है बेसिक्स जो है उनको हम जान लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है आपका फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। ये फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। एक अकेला एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, ठीक। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which determine, ठीक है ना, which determine physical and which determine chemical and physical properties of compounds is known as फंक्शनल ग्रुप, शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। FG मतलब फंक्शनल ग्रुप, है ना,
देखो बुक में जो जरूर केमिकल प्रॉपर्टीज ही लिखा हुआ है बट फिजिकल भी आता है, ध्यान दो। को किसी में सपोज करो कोई एक आपका कंपाउंड है जिसमें एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। कहीं एक कंपाउंड है एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन की तरीके से लगा हुआ है ना, कहीं ईथर है। तो ध्यान दो फंक्शनल ग्रुप जो डिफर हो रहा है उसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होगा, सॉल्युबिलिटी भी अलग होगी, डेंसिटी भी अलग होगी। तो ये जो सब फैक्टर हैं, ये सब कौन से फैक्टर है? ये सब फिजिकल फैक्टर हैं। और केमिकल तो हर हाल में भी फंक्शनल ग्रुप, भाई एल्कोहलिक कौन सा फंक्शनल ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, तो ये सब सारे केमिकल में आएंगे। तो दोनों प्रॉपर्टीज को ये करता है, याद रखना। यानी एक एटम, ये देखो हैलोजन क्या होता है, एक एटम ही तो है भाई, एक्स क्या है, एक एटम ही तो है। जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, एक आपका एटम है। तो फंक्शनल ग्रुप एक अकेला एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। जैसे ध्यान दो COOH, ये भी तो एक फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप अकेला एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, जो कि क्या करता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बताता है किसी भी कंपाउंड की, उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक, होप सबको समझ में आया होगा। एग्जांपल्स की बात, यस, इन फंक्शनल ग्रुप, जस्ट आई वाज मूविंग विद द फंक्शनल ग्रुप एग्जांपल्स। फंक्शनल group examples. Okay, so number of function group are there, like COOH, carboxylic functional group, ketonic functional group, aldehydic functional group, alcoholic functional group, ether as a functional group, halogen as a functional group, so etc. This is all about functional group. What is functional group dear children? क्या होता है functional group? एक अकेला एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। मैंने जैसे हैलोजन, ध्यान दीजिएगा, ये अकेला एटम आपका फंक्शनल ग्रुप है। COOH ग्रुप ऑफ एटम्स है, फिर भी ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अकेला एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होकर के वो फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक, और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों को बताता है। फिजिकल कैसे, मैंने बताया था ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, वेरी करता है फंक्शनल ग्रुप टू ग्रुप, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होती है, डेंसिटी अफेक्ट होती है ना, और क्या अफेक्ट होती है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें अल्टीमेटली क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती हैं। और वहीं पे हम बात करें अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी भी डिफरेंट होती है, तो रिएक्टिविटी की वजह से उनका पार्टिसिपेशन डिसाइड किया जाता है। तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं बच्चों, आर दोज स्पीसीज, ठीक है, which can be an atom or group of atoms and determine physical and chemical properties of any compound is known as functional group. ठीक, हम लोगों ने अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ा, 1 मार्क के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, 1 मार्कर क्वेश्चन में ये आ सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। ठीक, एक इंपॉर्टेंट चीज वो भी है, उसको भी ध्यान दीजिएगा सब लोग, होमोलॉगस सीरीज। ठीक है ना, होमोलॉगस सीरीज। ठीक, ये भी बेटा 1 मार्क में इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो 1 मार्कर क्वेश्चन। देखते हैं, बहुत आसानी से हम लोग इसको होमोलॉगस सीरीज को पढ़ेंगे। होमोलॉगस सीरीज होती क्या है सबसे पहले, ठीक, तो डेफिनेशन सब लोग लिख लीजिएगा, बिल्कुल, ठीक है। अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, a series of compounds containing a series of compounds containing characteristic functional group, characteristic functional group forms homologous series, homologous सीरीज। ठीक, जो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास भी फंक्शनल ग्रुप होता है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप, वो सारे क्या बनाते हैं बेटा, होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं। अब वो कौन से कंपाउंड के सीरीज है, थोड़ा सा स्टेटमेंट और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फॉर्म्स होमोलॉगस सीरीज, members of this series
is known as homologues। ठीक, इनको क्या कहा जाता है? होमोलॉग्यूज कहा जाता है। जो मेंबर्स होते हैं इस सीरीज के, उनको होमोलॉग्यूज कहा जाता है। मेंबर्स कैसे होते हैं सब कुछ अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक चीज और यहां पे आपको मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। ठीक है, उनको होमोलॉग्यूज कहा जाता है। ठीक, एंड ठीक है, इसी के आगे कंटिन्यू कर लो। एंड दे कैन बी represented by general molecular formula। जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला, उनको बेटा हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला यूज करते हुए। सब कुछ एग्जांपल लेकर के एक एक पॉइंट पे हम काम करेंगे। होमोलॉगस सीरीज बड़े आराम से आपको समझ में आएगा। एक लास्ट पॉइंट इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल, वो लास्ट पॉइंट क्या है ध्यान दीजिएगा। सक्सेसिव members of this series can be differed okay dear children, can be differed by CH2 unit, can be differed by CH2 unit। इतनी चीजें अगर आपको होमोलॉगस सीरीज में बच्चों आती हैं तो कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आराम से चीजों को समझ लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं एल्केन, ठीक, एल्केन क्या होता है? जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है? CnH2n+2। ये एल्केन। अगर ध्यान दीजिएगा एल्कीन की बात करें, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बच्चों, CnH2n, ये एल्कीन होता है। एल्काइन की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा CnH2n-2, ये एल्काइन होता है। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला और ये एक सीरीज बनाते हैं। अभी हम एक एग्जांपल ध्यान दीजिएगा यहां पे, वेयर, ठीक है, स्मॉल, ये n क्या है? वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n क्या है बच्चों? ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। जी हां, n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें क्रिएट करें, यहां पे 2 कार्बन अगर रखें n की जगह तो क्या हो जाएगा? C2H, देखो 2 × 2 2 2 4 और +2 क्या हो जाएगा? 6, तो C2H6 हो जाएगा। ठीक, ऐसे अगर हम यहां बात करें 2 रखें तो क्या हो जाएगा? C2H4 हो जाएगा। यहां भी 2 रखा जाए तो क्या हो जाएगा? C2H2 हो जाएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्या कहने का मतलब हुआ? आप देख सकते हो, इनके मेंबर्स की हम बात कर लेते हैं। कोई एक, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया बच्चों? बिल्कुल, इसको नोट कर लिया सारे बच्चों ने? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? ध्यान दीजिएगा। ठीक, पहला मेंबर मैं लेता हूं एल्केन का, CH4 है। दूसरा मेंबर मैं लेता हूं C2H6 है। आप बताइए इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? ठीक, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? CH2 का है कि नहीं? 14 मास यूनिट है कि नहीं? भाई देखो, एक कार्बन ज्यादा है और 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। इसके आगे बढ़ जाएं, C3H8। आप फर्दर बताइए इनमें किसका डिफरेंस है? बोलो, CH2 का है कि नहीं? बोलो। हम दूसरे की बात कर लेते हैं, हेलो एल्केन की बात करते हैं, हेलो एल्केन्स। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। हेलो एल्केन्स क्या होता है? ध्यान दो, RX को हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन। फॉर एग्जाम्पल मेथिल क्लोराइड, ये एक हेलो एल्केन है। अभी अलग से हेलो एल्केन, हम भाई हेलो एरीन्स एक चैप्टर ये पूरा क्लास 12 में, बट जनरल इंट्रोडक्शन के लिए हेलोजन और एल्केन को मिला दो तो हेलो एल्केन बन जाएगा। ठीक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा C2H5Cl, C3H8Cl। ठीक, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n
प्लस 1x, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अभी देखो मैंने कहा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सारे होमोलॉगस सीरीज बना सकते हैं। आप यहां बताओ इनमें अंतर क्या है? एक कार्बन बढ़ा, बिल्कुल। कितने हाइड्रोजन बढ़े? 2 हाइड्रोजन बढ़े। CH2 का डिफरेंस निकला कि नहीं निकला? अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? कंपाउंड्स, एक सीरीज ऑफ कंपाउंड, एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप क्या करता है? कंटेन करता है। तो ये क्या है? ये होमोलॉगस सीरीज बना रहा है। पहला स्टेटमेंट क्लियर हुआ? अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग या कंटेनिंग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप फॉर्म्स होमोलॉगस सीरीज। इज इट क्लियर? सेकंड पॉइंट की बात हमने क्या लिखाया था? सेकंड पॉइंट उसमें बोलो। मैंने सेकंड पॉइंट में आपको लिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। इसके ठीक बाद कि जो इनको जनरल फॉर्मूला से ही, है ना, या फिर आपका जो है उससे पहले भी मैंने लिखाया था, इनके मेंबर्स को हम होमोलॉग्यूज बोलते हैं। यानी ये इंडिविजुअली होमोलॉग्यूज है, ये भी होमोलॉग्यूज है, ये भी होमोलॉग्यूज है, ठीक है। मेंबर्स को ही होमोलॉग्यूज टर्म दिया गया है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हमने लिखाया था इन सभी को जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। आप एल्केन को देखो, एल्कीन को देखो, एल्काइन के देखो, यहां पे भी ध्यान दो, रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि नहीं? हैलोजन को देखो। तो जो भी मेंबर्स होते हैं इनको किससे, यानी ये जो सीरीज बन रही है, इसको एक जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप। तो वो क्या कहलाता है? हम लोगों ने जो है उसको जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और लास्ट पॉइंट हमने क्या लिखाया था कि जो मेंबर्स होते हैं एक दूसरे से डिफर होते हैं, किसके द्वारा? CH2 यूनिट के द्वारा। 14 मास यूनिट, देखो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन मिलकर के 2 हो गए, तो 2 और 12 का क्या हो गया आपका? 14 हो गया। चाहे CH2 याद रखो, चाहे 14 मास यूनिट याद रखो, दोनों ही चीजें सेम है। आपका ये रही कहानी पूरी पूरी होमोलॉगस सीरीज की। मुझे लगता है अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है बेटा। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। इवन हम आपसे वादा करते हैं पूरी केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, बिल्कुल पूरी केमिस्ट्री में भी कुछ नहीं है, बस आपको मेहनत करना है। मेहनत करते जाइए, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। ये याद रखिएगा, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। बच्चे बहुत शॉर्टकट खोज रहे हैं, है ना, और शॉर्टकट नहीं है। टाइम लगे तो लगने दो, है ना, मेहनत हो रही है, मेहनत होने दो, निश्चित तौर पे इसका रिजल्ट आएगा बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ, ठीक है ना, बिल्कुल, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली हम लोगों को, ठीक, कॉमन नेम, इसके 2 डिवीजन हैं, ठीक, कॉमन नेम और दूसरा ध्यान दीजिएगा IUPAC नेम, ठीक है, या कॉमन नॉमेनक्लेचर और IUPAC नॉमेनक्लेचर। CLA, एक सेकंड गड़बड़ हो गया, अब ठीक है, ठीक है बच्चों, अब सही है। हाँ, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नॉमेनक्लेचर है बच्चों, वो 2 डिवीजन में है, एक कॉमन नॉमेनक्लेचर, एक IUPAC नॉमेनक्लेचर। पहली चीज के इसके पीछे की स्टोरी मैं सुना दूं आपको, ध्यान दीजिएगा। साइंटिस्ट लोग पहले बहुत परेशान थे। IUPAC का फुल फॉर्म सबको पता होगा वैसे, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि 10th में भी था, तो याद रखिएगा IUPAC क्या है आपका, यही आपका जो है कंपाउंड्स की नेमिंग करने की, है ना, ठीक है, इसी के तहत जो है नेमिंग की जाती है। इंटरनेशनल, ये मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो नाम यहां होगा वही नाम आपका USA में होगा, वही नाम UK में होगा, वही नाम आपका क्या कहते हैं स्कॉटलैंड में होगा, जहां जहां की बात मैं कर रहा हूं। कहने का मतलब जो इंटरनेशनल, ऐसा नहीं कि जो मेथनॉल यहां है तो कहीं और कुछ और होगा। ये जो पेटेंट कराया जाता है, तो ये जो IUPAC नाम देता है वो थ्रू आउट होल अक्रॉस द वर्ल्ड काम करता है, बस यही आपका है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है ना, ये है इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक।
तो मैं जो कहानी बताने वाला था, हुआ क्या बच्चों, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स थे और सबका जो है, सबको स्टडी करना, सबका पहचान करना ये बहुत टफ हो गया जब तक नाम नहीं आया था। ठीक, तो फिर क्या हुआ, पहले की कहानी बात करें, कॉमन नेम को एक और उससे दिया जाता है, ट्राइवियल नेम के नाम से भी ये जाना जाता है। ये ट्राइवियल नेम का मतलब क्या होता है? ट्राइवियल का मतलब होता है नॉन सिस्टमैटिक। ठीक, ये जो नेम थे ये सिस्टमैटिक नहीं थे। ठीक है, तो फिर कहां से आए? पहले IUPAC के पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉमन नेम था, ये आपका ट्राइवियल जो नेम आपका है, ये क्या था बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये ओरिजिन के बेसिस पे था, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे था, किसी रूल और रेगुलेशन के बेसिस पे नहीं था। तो ओरिजिन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को टैकल कर पाना असंभव था। तो फिर ये IUCN संस्था, ये आपकी जो है IUPAC के थ्रू क्या हुआ, सारे कंपाउंड्स की नेमिंग की गई। तो सर बात आती है ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर ये जो है आपका जो कॉमन नेम है, ये फिर इसका यूज क्या है? ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स है जिनका IUPAC नेम हो तो जाता है, बट इतना लेंदी होता है कि वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसका नेमिंग करना, फिर उसको एक एक कंपाउंड को दिमाग में रखना, फिर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना। तो बेस्ट वहां पे पड़ता है कॉमन नॉमेनक्लेचर को यूज किया जाए। ध्यान दीजिएगा, ओरिजिन के बेसिस पे कैसे पढ़ा, मैं कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर मैं बात करूं सिट्रिक, है ना, आपने सुना होगा ना सिट्रिक एसिड। ठीक, ये सिट्रिक एसिड कैसा नेम है? ये कॉमन नेम है, बिल्कुल, ये एकदम IUPAC नेम नहीं है। ठीक है, क्यों ऐसे पढ़ा? इसका जो अकरेंस था, ध्यान दो, ये सिट्रस फ्रूट में, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, यहां से इसका नाम पड़ा सिट्रिक एसिड। समझ में आ रही है बात? और मैं बात करता हूं, आपकी जो रेड आंट होती है, जो चींटी नहीं होती, रेड वाली, लाल वाली, ठीक है, तो वहां पे जो है, ध्यान दो, आपने सुना होगा एक कॉमन नेम होता है, उसका नाम है फॉर्मिक एसिड, वहां पाया जाता है ना। ये आपका स्कॉर्पियन के टेल में भी पाया जाता है, बड़ा खतरनाक है ना, इससे खेल मत करिएगा। तो जो ये कॉमन नॉमेनक्लेचर है फॉर्मिक एसिड का बच्चों, ठीक, ये कहां से आया? तो जो ये रेड आंट है, इसका लैटिन वर्ड क्या है? ध्यान दीजिएगा, लैटिन वर्ड में इसको क्या कहा जाता है? लैटिन वर्ड में इसको कहा जाता है, लैटिन वर्ड एक आपका इटालियन शब्दकोश का वर्ड है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, वही वकैब का ये एक वर्ड है, लैटिन वर्ड, ध्यान दीजिएगा। तो रेड आंट का क्या होता है? फॉर्मिका होता है, फॉर्मिका। तो ये वहीं से लिया गया है, ठीक है। तो पहले जो है IUPAC के पहले बेटा प्रॉपर्टीज ओरिजिन के बेसिस पे कॉमन नॉमेनक्लेचर, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन सिस्टमेटाइज्ड वे में, जिसको ट्राइवियल नेम के भी नाम से जाना जाता है, वो किया गया। फिर उसके बाद मैंने कहा ना, बहुत जैसे आपने सुना होगा कार्बन 60, जिसको बकमिंस्टर फुल्लरीन भी कहते हैं, वो भी एक कॉमन नेम है ना। तो ये आपका कुछ मैंने बताया आपका, ठीक है। अब हम कुछ कंपाउंड्स की बात करते हैं जिनका कॉमन नॉमेनक्लेचर आपको जानना जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। कुछ कॉमन नेम आपको मैं कुछ कंपाउंड्स देता हूं जिनका नेम आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल। नेम्स, फ्यू कॉमन नेम्स लिख लो आप लोग। कॉमन names of few important organic compounds, ठीक है ना। कॉमन नेम्स ऑफ फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं। कॉमन नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन सा, ध्यान दीजिएगा। HCOOH, इसको क्या कहते हैं? ध्यान देना बेटा, इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड नोट कर लीजिएगा बेटा, जितना मैं लिखा रहा हूं कम से कम उतना तो आपको याद ही रहे। इसको कहते हैं फॉर्मलडिहाइड, व्हाट वी कॉल फॉर्मलडिहाइड, ठीक है ना बेटा। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपका जो है CH3COH, इसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है बेटा, इसको भी नोट कर लीजिएगा।
ध्यान दीजिएगा CH3COCH3 बेटा इसको कहते हैं एसीटोन। ठीक, इसको बेटा एसीटोन कहते हैं। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा CH3COOH बेटा इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, काफी कुछ आप पहले से जान रहे होंगे, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं लगता कि सारा कुछ नया आपके लिए आ गया। ठीक है, कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके कॉमन नॉमेनक्लेचर में बेटा NH2 इसको कहते हैं बेटा एनिलीन। ठीक, इसको कहते हैं बेटा एनिसॉल। ठीक है, एनिसॉल, एनिलीन, एनिसॉल। ठीक है, एसिटिक एसिड, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड। और कुछ की हम बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा टोलुइन। ठीक, टोलुइन। इवन ध्यान दीजिएगा C6H6 इसको कहते हैं बेटा बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसको बेंजीन कहते हैं। तो बेंजीन भी अपने में क्या है, ये भी एक कॉमन नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, दो जुड़वा भाई हैं, उनको भी लिख लेते हैं, वो भी कॉमन नेम में खूब आते हैं, तो उनको भी लिख लेते हैं बेटा। ये आपका है, ध्यान दीजिएगा। होप मार्कर थोड़ा सा लाइट हुआ है ना, कोई नहीं बेटा। ये आपका जो है गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब सही है। इसको कहते हैं एसिटोफेनॉन। व्हाट वी कॉल एसिटोफेनॉन। इसका भाई जो है वो कौन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको क्या कहते हैं बच्चों, बेंजोफेनॉन। बेंजोफेनॉन। ये मैंने कुछ आपको, बाकी बहुत हैं, अभी लिखना मैं चाहूं बहुत सारे हैं, तो अभी मैं नहीं लिख रहा हूं। अभी क्या करना है बच्चों, आप सभी को इनको नोट कर लेना है, और इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेके अभी आगे चल के जब नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे, बहुत सारे आपको नए भी मिलेंगे, है ना, BDC BSA, है ना, तो हम वहां पे बात करेंगे। इतने अभी आप नोट कर लो। कल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड आई एम गोइंग टू स्टार्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे डिफरेंट, a very different topic it will be, so definitely will be started next video onward। तब तक के लिए वेट करिए, और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कहा था, मैं मेहनत कर रहा हूं बस आप बच्चों के लिए, आप बच्चों की डिमांड पे, तो निश्चित तौर पे योर सपोर्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, एंड as much as I can, definitely I'll be available for you. Thank you. We'll meet you in the